वेलकम टू द चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एनी एसी सिग्नल। आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एनी एसी सिग्नल। ये क्लास 12 का टॉपिक है, सीबीएसई में भी बहुत आता है, प्लस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, आईआईटी, जेईई, एनडीए, नीट या फिर कोई भी एग्जाम जो 12th बेस्ड हो और जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट हो और एसी चैप्टर आपका कोर्स में हो, उस हर चैप्टर में आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट आता है। तो देखो क्लास, तो आपने क्या पढ़ा है, हम एसी सिग्नल को साइनोसॉइडल मान के चलते हैं। ये आई, ये टाइम एक्सिस, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई एम, ये इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आई एम। नाउ अब मैं इस आई को क्या लिखता हूं, आई एम साइन ओमेगा टी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए ये फंक्शन कहां से आया। आई एम क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, साइन ओमेगा टी क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ। अगर यही ग्राफ इस तरीके से होता, सपोज दिस इज आई एम, दिस इज t/2, sorry t/4 and this is t/4 and t/2, 3t/4 and t। अब इसका मैं फंक्शन लिखता i इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको पता होगा 11th क्लास, सॉरी 12th क्लास कि ये फंक्शन कौन से ग्राफ का है, कॉस एक्स का। किसका है, कॉस एक्स का। ओके क्लास, तो हमें ये भी हमारा एसी सिग्नल है, ये भी हमारा एसी सिग्नल है। आपको पता होना चाहिए एसी सिग्नल किसे कहते हैं। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग। तो जो अपनी पोलैरिटी क्या करे, चेंज, प्लस और माइनस। आपको हैरानी होगी, ये भी एक एसी सिग्नल है, आपको हैरानी होगी ये भी एक एसी सिग्नल है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, ये पल्स की फॉर्म में एसी है, ये साइन के ग्राफ में एसी है, ये कॉस के ग्राफ में एसी है, ये इर्रेगुलर एसी है। तो एसी सिग्नल उसे कहते हैं जिसमें भी आपकी पोलैरिटी चेंज होती है। लेकिन अब हमारे कोर्स में और सिर्फ ये साइनोसॉइडल क्वेश्चन के आते हैं, ठीक है। तो हम साइनोसॉइडल एसी सिग्नल को लेके चलते हैं। तो अब हमारे पास ये सिग्नल है आई एम इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अगर यही ग्राफ मैं ईएमएफ का बनाता, अगर मैं ये ग्राफ किसका बनाता, ईएमएफ का, तो ये ईएम और ये टाइम एक्सिस, तो ये ई क्या बन जाता, ईएम साइन ओमेगा टी। तो ये मेरा बन जाता एक्स एक्सिस, किसका हो जाता, टाइम का। तो आइदर दिस और दिस, या तो आपको करंट के फॉर्म में देगा सिग्नल, या फिर किसके फॉर्म में देगा, ईएमएफ के फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, इसमें इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है और इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। तो क्लास, पहले मैं साइनोसॉइडल वेव का, मतलब इसका या इसका, दोनों में से कोई सा भी लो, आरएमएस निकालूंगा और एवरेज निकालूंगा। फिर आप देखना मैं कई इर्रेगुलर वेव फॉर्म भी लूंगा, जैसे कि सपोज मैंने ट्रायंगुलर पल्स लिया, मैं इसका भी आरएमएस निकालूंगा और इसका भी एवरेज निकालूंगा। सपोज मैं ये वेव फॉर्म लूंगा, इसका भी आरएमएस निकालूंगा और इसका भी एवरेज निकालूंगा। सपोज मैं ये वेव फॉर्म लूंगा, मैं इसका भी आरएमएस निकालूंगा और इसका भी एवरेज निकालूंगा। तो क्लास, तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी के या सीबीएसई के सिलेबस से आईआरएमएस और आई एवरेज का डेरिवेशन करा देता हूं। फिर आपको एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट कराऊंगा जो किनको चाहिए होता है, उनके लिए जो भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी के कंसेप्ट से, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के कंसेप्ट से, मतलब जो डेरिवेशन एनसीईआरटी में इस तरीके से दे रखा है, उससे ना तो इसका ना तो इसका ना तो इसका किसी का भी आरएमएस वैल्यू नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले हमें सीखना है कि हमारे कोर्स में क्या है, फिर उसको रिलेट करना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहले हमने सपोज डेरिवेशन करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट का क्या करना है, आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन।
तो देखो हमने एक अल्टरनेटिंग सिग्नल मान लिया, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आई एम और टाइम पीरियड टी, ये क्या हो जाएगा T/2 और ये क्या हो जाएगा T। तो एक चीज समझिए, अब एक चीज देखो, ये करंट तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, करंट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो आप इस करंट को किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेस नहीं कर सकते। मानो आपने T/2 इस पे चेक किया तो कुछ वैल्यू शो करेगा और उसके नेक्स्ट मोमेंट कुछ और वैल्यू शो करेगा, फिर कुछ और वैल्यू शो करेगा। तो हम एसी सिग्नल को, एसी करंट को नॉर्मल डीसी करंट की तरह मेजर नहीं कर सकते। कैसे मेजर का मतलब कि अगर डीसी करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है तो हम ऐसे एज्यूम करके चलते हैं कि थ्रू आउट द टाइम क्या चलेगा 5 एम्पियर। लेकिन ये अल्टरनेटिंग नेचर का है, मतलब ये वैल्यू क्या कर रहा है चेंज, यानी कि इसकी हर मोमेंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट वैल्यू होगी। इसीलिए हम इसका कौन सा टर्म लेके चलते हैं आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू कैसे निकलती है, इन्होंने क्या कहा कि आप एक सर्किट लो, सर्किट कोई भी, रेसिस्टेंस मतलब कोई भी सर्किट, उसमें एसी सिग्नल अप्लाई करो। अब सेम सर्किट लो, उसमें डीसी सिग्नल अप्लाई करो। अब दोनों में कुछ करंट फ्लो करेगा, सपोज यहां आई एसी यहां आई डीसी, क्योंकि एसी सिग्नल था और ये डीसी सिग्नल था। आप चाहो तो इसे I1 नाम दे दो और इसको I2। अब इसमें कुछ हीट बनेगी, हीट ऑफ एसी, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा I ऑफ AC का स्क्वायर RT। हीट का फॉर्मूला पढ़ा है ना, हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT, क्लास 9, हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये होता है। अब सेम अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं हीट का, तो यहाँ हीट क्या निकलेगी, हीट ऑफ DC, I DC का स्क्वायर RT। अब ये क्या कह रही है डेफिनेशन, डेफिनेशन ये कह रही है इफ, यदि, अगर हीट ऑफ AC इक्वल टू हीट ऑफ DC फॉर सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल, देन करंट इन DC will numerically equal to the IRMS of AC। मतलब क्या है, इन्होंने कह दिया कि अगर आप किसी सर्किट पे एसी सप्लाई अप्लाई करते हो और उसी सर्किट में फिर डीसी सप्लाई अप्लाई करते हो, और अगर दोनों का हीट इक्वल आता है किसमें, फॉर सेम टाइम पीरियड, यहां मैंने मेंशन कर रखा है, ये जरूरी है, फॉर सेम टाइम पीरियड। अगर इसको 5 मिनट चलाया है तो इसको भी कितने मिनट चलाना है, 5। अगर उस समय में दोनों में हीट इक्वल हो जाए तो अब आप कहोगे कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट न्यूमेरिकली इक्वल है IRMS ऑफ दैट AC सिग्नल। अब आपके मन में यह आ सकता है, मानो आपने इसको 5 मिनट चलाया और इसको भी 5 मिनट चलाया, अब जरूरी थोड़ा है कि दोनों की हीट बराबर हो, क्योंकि दोनों के करंट अलग हो सकते हैं। तो बस यही तो करना है। मानो इसकी हीट, सपोज इसकी हीट आ रही है 20 और इसकी हीट आ रही है सपोज 10, तो मुझे हीट इक्वल रखना है, लेकिन मैं टाइम नहीं बढ़ा सकता क्योंकि टाइम क्या रखना है दोनों का सेम। तो अब मैं क्या करूंगा, हीट का फॉर्मूला क्या होता है I स्क्वायर RT, रेसिस्टेंस भी फिक्स रहेगा और टाइम भी मुझे क्या रखना है, फिक्स रखना है। अब मैं इसका क्या बढ़ाऊंगा, करंट, और करंट बढ़ाना आसान होता है, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, यानी कि अगर करंट बढ़ाना है तो आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी, वोल्टेज। तो अब मैं इसके वोल्टेज को इंक्रीज करता रहूंगा तो मेरा क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा फॉर द सेम टाइम ऑफ इंटरवल। जिस पॉइंट पे मेरी दोनों की हीट इक्वल आ जाएगी मैं इसके करंट को नोट कर लूंगा, और वही करंट किसके इक्वल होगा, आरएमएस करंट ऑफ एसी सिग्नल। ओके क्लास, किताब में डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि अगर किसी सर्किट में एसी सप्लाई अप्लाई की जाए और डीसी सप्लाई अप्लाई की जाए और दोनों को सेम टाइम ऑफ इंटरवल के लिए अलाउ किया जाए, और अगर दोनों में हीट इक्वल होती है तो आप कह सकते हो कि डीसी में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट विल बी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। ओके, तो देखो याद रखना इसका की पॉइंट है इसका हीट इक्वल, किस किस की हीट इक्वल, हीट ऑफ एसी इक्वल टू हीट ऑफ डीसी, लेकिन किसके लिए, फॉर सेम टाइम इंटरवल। ओके, तो अब मुझे इसको डिराइव करना है, तो सिंपल
मैंने एक सर्किट एज्यूम किया, उसमें एसी सप्लाई अप्लाई की, तो एसी सप्लाई आई किसके इक्वल होगा, आई एम साइन ओमेगा टी। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आगे तो अब मैं लिख सकता हूं, अब एक चीज देखना, मैं यहां लिखता हूं डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। अब मैं डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी टी लिख सकता हूं, फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डी टी 0 टू टी और डी एच बन जाएगा एच। अब मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे कि जब मैंने इसको एच लिखना है तो मैंने इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में क्यों लाया, क्वेश्चन समझ आया क्लास। जब मैंने इसे एच ही लिखना है तो एच तो पहले ही दे रखा था, तो इंटीग्रेशन फॉर्म में इसलिए लाया क्योंकि एसी सिग्नल ये होता है, तो एसी सिग्नल कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल मतलब हर टाइम पे इसकी एक डिफरेंट वैल्यू होगी, हर टाइम पे इसकी एक डिफरेंट वैल्यू होगी। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, सपोज मैंने आपको डिस्क्रीट वैल्यू दे दी और कह रहा हूं इनका सम करो, तो आप क्या करोगे, सबको इंडिविजुअली नोट करोगे और आपस में ऐड कर दोगे। उस ऐड को आप कहते हो समेशन, ऐसे साइन करते हो। लेकिन अगर सिग्नल कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस मींस हर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास एक वैल्यू है। देखो इसके और इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगी, एक वैल्यू। जब भी सिग्नल कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसका सम करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो ये वो एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या एक्सप्लेनेशन, कि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई क्यों किया, क्यों, क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज तो कभी पता नहीं चल सकती। तो मैंने क्या करा, इस टाइम पीरियड तक इस फंक्शन का क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन। तो मुझे क्या मिल जाएगा, सबका सब। आपने 11th में या सॉरी आपने 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ा नहीं पढ़ा, इंटीग्रेशन सम करने के काम आता है, और वो भी किसके, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के। तो नाउ इसे AC लिख दो, हीट ऑफ AC, हीट ऑफ AC इक्वल टू आई की जगह ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आर टी आर डी टी। नाउ अब देखो हीट ऑफ AC, ये क्या हो जाएगा अंदर, 0 टू टी आई एम का स्क्वायर आर, आई एम का स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। नाउ हीट ऑफ AC इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर बाहर लिया, 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। नाउ क्लास अब आपको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। आपको पता ही नहीं पता कि इंटीग्रेशन जब भी पॉसिबल होता है जब इसकी पावर 1 होती है, तो मुझे साइन स्क्वायर को सिंगल पावर में चेंज करना है। तो आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, वैसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। सही है, तो मैं ये वैल्यू यहां रख देता हूं, हीट ऑफ AC इक्वल टू आई एम स्क्वायर बाय आर अपॉन में 2, और अंदर क्या क्या चला, 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ओके, आगे देखो हीट ऑफ AC आई एम स्क्वायर आर बाई 2। नाउ अब मुझे इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करना है, एक बार इसका और एक बार उसका। तो 0 टू टी 1 डी टी माइनस 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं 12th क्लास, आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत आसान है। आई एम स्क्वायर आर बाई 2। ओके, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी। मैं यहां रफ में करके दिखा रहा हूं, 0 टू टी 1 डी टी, 1 का इंटीग्रेशन टी 0 टू टी। एक बार अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस विल गिव अस टी। तो यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को किसके इक्वल कर दिया मैंने, टी के, माइनस। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है, कॉस 2 ओमेगा टी। मैं आपको बता देता हूं और आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कैसे आ रहा है, ग्राफिकली समझते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ ये यहां तक था, ठीक। अगर मैं इस पूरे को ऐड करूं तो देखो, सपोज ये x होगा तो ये भी x होगा, और यहाँ पे 2 बार x आएगा, तो ये हो जाएगा -2x, और ये भी x, ये भी x, ऊपर आ गया 2x, 2x प्लस -2x,
तो इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन क्या होता है? सम। तो अगर मैं किसी भी फंक्शन को, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसाइन हो, सेक हो, उसके उसके कंप्लीट टाइम इंटरवल के लिए लेके चलता हूं, तो उसका इंटीग्रेशन तभी आता है 0। अब मैं प्रूफ कर देता हूं 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt। cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2 ओमेगा t बाय 2 और लिमिट 0 टू t। तो 1/2 बाहर रखा, sin 2 की जगह 2, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय t। अब t की जगह एक बार अपर लिमिट t माइनस साइन 2 पाई 2 मल्टीप्लाई 2 पाई बाय t और एक बार टाइम की जगह लोअर लिमिट 0। नाउ देखो 1/2 ऐसे ही बचा, t से t गया, क्या बच गया? साइन 4 पाई माइनस 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 साइन 0। 10th क्लास आपको पता ही होगा, साइन n पाई साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, साइन कोई सा भी पाई, n पाई, n की जगह इंटीजर होना चाहिए, वो क्या होता है? 0। कैसे? साइन x का ग्राफ ये होता है, तो ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, फिर ये 3 पाई होता है। हर पाई के इंटीजर मल्टीपल पे साइन क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, और साइन 0 तो 0 होता है, तो कितना आ गया? 0। तो मैंने आपको वैसे ही बताया था कि कॉसेक एक फंक्शन है, उसको हम उसके पूरे टाइम इंटरवल के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसके पूरे टाइम इंटरवल के लिए अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो उसका समेशन किसके इक्वल आता है? 0 के। और मैंने वहां पे मैथमेटिकली प्रूफ भी कर दिया है। तो आपके पास आ गया हीट ऑफ एसी इक्वल टू im स्क्वायर आर टी बाय 2। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हमें क्या लेके चलना था 12th क्लास? एसी की हीट किसके इक्वल आनी चाहिए? डीसी के हीट। लेकिन कब? जब आप क्या लेके चलोगे? सेम टाइम इंटरवल। तो अब सेम पहले डी हीट ऑफ डीसी निकाल लेते हैं। तो देखो क्लास, हीट ऑफ डीसी, हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, आई डीसी मान लो इसे आर टी। अब एक चीज देखो, मैंने कहा था हीट ऑफ एसी शुड इक्वल टू हीट ऑफ डीसी, बट कंडीशन इज फॉर द सेम टाइम इंटरवल। यहाँ पे टाइम हम क्या लेके चले? टी। तो यहाँ पे भी टाइम क्या लेके चलेंगे? टी। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हीट ऑफ एसी शुड इक्वल टू हीट ऑफ डीसी। हीट ऑफ एसी कितना आ रखा है? im का स्क्वायर आर टी बाय 2, ये रहा हीट ऑफ एसी, इक्वल टू हीट ऑफ डीसी। हीट ऑफ डीसी क्या है? आई डीसी का स्क्वायर आर टी। अब आर टी से आर टी गया, तो आई डीसी किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट im का स्क्वायर बाय 2, दिस विल गिव अस im डिवाइड बाय रूट 2। इस आई डीसी को ही हम आई आर एम एस कह रहे थे, तो आई आर एम एस का हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया im डिवाइडेड बाय रूट 2। तो क्लास देखो, हमने आईआरएमएस का फॉर्मूला क्या ड्राइव करा? im डिवाइड बाय रूट 2। अब क्लास हमें क्या करना है? अब देखो, अब इसके बाद आईआरएमएस का फॉर्मूला आ गया im बाय रूट 2। रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.707 im, और सॉल्व करोगे आईआरएमएस आ जाएगा 70.7% ऑफ im। ठीक है? तो अब अगर आप 12th क्लास में और आप सीबीएसई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेरिवेशन आना चाहिए, एंड सेकंड थिंग आपको इस डेरिवेशन का रिजल्ट याद भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसके न्यूमेरिकल, जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आप क्या देखेंगे कि हमें इसके रिजल्ट को डायरेक्टली पुट अप करना है। ओके क्लास, द नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो करना क्या है? देखो, एवरेज वैल्यू को कैसे मेजर करा। अगर आप एक चीज समझो, मैं एक साइन का ग्राफ लूं 0 t/2 एंड t, तो होगा क्या कि एवरेज का फॉर्मूला हम जो बचपन से पढ़ते आते हैं वो क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं इसका और इसका सम करूं, क्योंकि एवरेज निकालना पड़ेगा कंप्लीट साइकिल के लिए, क्योंकि हर चीज हम एनालाइज करते हैं एक कंप्लीट साइकिल के लिए। अगर वो मोशन पीरियोडिक है तो कंप्लीट साइकिल के लिए, तो अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा? 0, क्योंकि एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल विल हैव सेम नेगेटिव वैल्यू फॉर दिस। मतलब अगर किसी टाइम पे मुझे +1 मिल रहा है तो किसी टाइम पे -1 मिलेगा, किसी टाइम पे अगर -x मिल रहा है तो किसी टाइम पे +x मिलेगा। मतलब ये वाला वेव फॉर्म इसका एग्जैक्ट रेप्लिका होता है, बस साइन चेंज के साथ। ठीक है ना?
तो यानी कि सम क्या हो जाएगा 0, तो एवरेज क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहली बात एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल निकालते समय क्या याद रखनी है, वी विल कैलकुलेट इट फॉर हाफ टाइम। हम सिर्फ t/2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। क्यों करेंगे t/2 के लिए कैलकुलेशन, समझ आया? क्योंकि अगर मैं पूरा साइकिल लेता हूं, अगर मैं पूरा कंप्लीट साइकिल लेता हूं, तो उस केस में मेरा सम क्या आ जाएगा 0। अगर सम 0 आ जाएगा तो एवरेज भी क्या आ जाएगा 0। अब एक चीज समझो कैसे इन्होंने एवरेज वैल्यू निकाला। इन्होंने कहा एक सर्किट लो, उसमें एसी अप्लाई किया, एक दूसरा सर्किट लो सेम सर्किट, उसमें डीसी अप्लाई किया, इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा, इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा। अब यहां पे कुछ चार्ज बनेगा और यहां पे कुछ चार्ज बनेगा, चार्ज एसी में भी कुछ बनेगा और चार्ज डीसी में भी। अगर ये दोनों चार्ज इक्वल हो जाते हैं तब देन करंट इन डीसी इज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। समझ आया क्या डेफिनेशन? अगर आप किताब से डेफिनेशन पढ़ते हो तो वर्ड टू वर्ड यही लिखा है। क्या लिखा है? फॉर हाफ टाइम पीरियड, फॉर हाफ टाइम पीरियड when the charge in AC becomes equal to charge in DC, then the current in DC will known as average current of the AC circuit। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको भी प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें की पॉइंट क्या मिले, इसके लिए की पॉइंट हमें मिले क्या, यहां लिख देते हैं की पॉइंट। पहला कि आपको हाफ टाइम के लिए करना है, दूसरा डीसी का चार्ज एसी के चार्ज के बराबर होगा, ठीक है ना। उस पॉइंट पे जो डीसी का करंट होगा वो क्या होगा, एवरेज करंट ऑफ एसी। तो अब हम अप्लाई करते हैं। तो देखो आपने पढ़ा है Q इक्वल टू आई टी, सेम DQ इक्वल टू आई डी टी। तो DQ इक्वल टू आई की जगह आई एम साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। नाउ अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी डी टी। dq का इंटीग्रेशन q और टाइम लूंगा 0 से t/2। t/2 क्यों लिया, समझ आया ना? क्यों? क्योंकि मैं कंप्लीट साइकिल के लिए इसको लेके चल ही नहीं सकता। अब इसके बाद आई एम बाहर लिया तो 0 to t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। आगे तो इसे हीट ऑफ चार्ज ऑफ एसी है तो क्यू एसी, आई एम साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा। आपको बता देता हूं अगर साइन एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, अगर साइन 2x है तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x/2। इसी तरीके से अगर साइन ओमेगा टी है तो उसका हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो जो भी टी का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो मैंने ओमेगा टी का ओमेगा बाहर रख दिया और लिमिट है 0 से t/2। तो माइनस आई एम बाय ओमेगा, अब लिमिट रख दो कॉस ओमेगा की जगह 2π/t मल्टीप्लाई टाइम की जगह t/2 माइनस कॉस ओमेगा की जगह 2π/t मल्टीप्लाई टाइम की जगह 0। अब देखो क्या होने वाला है। अब चार्ज ऑफ एसी माइनस आई एम बाय ओमेगा, माइनस आई एम बाय ओमेगा, इधर इससे जाएगा इससे जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस पाई माइनस 0 मल्टीप्लाई को 0 कॉस 0। अब देखो क्या होने वाला आगे। अभी क्लास में डेरिवेशन आपको सिंपल तरीके से करा रहा हूं, फिर मैं यही डेरिवेशन आपको कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा। अगर आपने वो कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आरएमएस और एवरेज का सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। तो cos पाई तो हम कह सकते हैं n की जगह 1 है, n की जगह 1 है तो -1 की पावर 1 दैट इज -1। तो क्या मिल जाएगा, माइनस आई एम बाय ओमेगा, यहाँ पे -1 और ये भी -1 क्योंकि cos 0 क्या होता है माइनस, cos 0 1 तो माइनस पहले से माइनस आई एम बाय ओमेगा, -1 -2 तो 2 आई एम बाय ओमेगा। अब क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू प्लेस करनी है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t, ठीक है ना। 2π बाय ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t।
अब देखो यहाँ पे 2π/t को t/2 मत कर देना, क्यों? क्योंकि वो 2π/t ही होता है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है ना। हम t/2 इंटरवल ले चुके हैं ऐड करने के लिए, ओमेगा 2π/t ही होता है चाहे कोई सा भी फंक्शन हो। आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, कैसे? इससे कैंसिल कर दिया तो क्या मिल जाएगा, Im/π, ये आ गया QAC। अब इसके बाद अब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, चार्ज ऑफ AC शुड इक्वल टू चार्ज ऑफ DC न्यूमेरिकली, तो अब मुझे निकालना है चार्ज ऑफ DC। तो DC के लिए तो सिंपल फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू IT। अब मैंने क्या कहा था, दोनों केस में टाइम क्या रखना है, सेम, चाहे RMS हो चाहे एवरेज हो, दोनों में टाइम रखना है सेम। क्योंकि मान लो क्लास अगर मैंने टाइम सेम नहीं रखा तो हो सकता है कि एक सर्किट AC वाला 10 मिनट में चार्ज स्टोर करे और वही DC वाला 20 मिनट में स्टोर करे, तो ये तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना। क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है जो दोनों को क्या करे, सिमेट्रिकल करे। सिमेट्रिकल करने के लिए मुझे टाइम इंटरवल दोनों सर्किट में क्या रखना पड़ेगा, सेम। क्योंकि अगर मैं टाइम को सेम रखूंगा तो देखो क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला IT। अगर मैं टाइम दोनों में सेम रखूंगा तो मैं दोनों का क्या वेरी करा सकता हूं, करंट, और करंट न्यूमेरिकली इक्वल करेगा उसके एवरेज के, क्योंकि हम निकालना क्या चाह रहे हैं, करंट। तो यहाँ पे Q इक्वल टू IT का फॉर्मूला होता है, T की जगह रखेंगे t/2। t/2 क्यों रखा, क्योंकि मैंने अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी t/2 रखा, ये हो गया चार्ज ऑफ DC। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट चार्ज ऑफ DC शुड इक्वल टू चार्ज ऑफ AC। चार्ज ऑफ DC IDC t/2 इक्वल टू यहाँ पे Im t/2π, T से T गया, IDC इक्वल टू 2π नहीं पाई, IDC इक्वल टू 2 पर चले जाएगा 2Im/π। तो ये मेरा आ गया IDC। अगर इसे और सॉल्व करोगे तो 0.637 ऑफ Im, अगर और सॉल्व करोगे तो 63.7% ऑफ Im। तो क्लास ये था मेरा एवरेज का वैल्यू, और आपको मैंने कहा था इसी IDC को इन्होंने क्या नाम दे दिया, एवरेज। तो अगर देखा जाए तो हमने यहाँ से दो कंक्लूजन निकाले। तो क्या निकाले, अगर आपको कोई भी AC सिग्नल दे रखा हो साइनोसॉइडल का, तो I RMS होता है Im/√2 और I एवरेज होता है 2Im/π। अब एक चीज देखना क्लास, मान लो साइनोसॉइडल को छोड़ के वो आपको cos 10 या कोई और फंक्शन दे देता है, मानो cos दे दिया, तो आपको यही फॉर्मेट करना है, साइन की जगह क्या रखना है, cos, और फिर उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और कंसेप्ट क्या रहेगा, यही रहेगा। ओके क्लास, तो मैं अभी आपको सिखा चुका हूं आरएमएस और एवरेज वैल्यू हमारे बेसिक कंसेप्ट से। कंसेप्ट क्या था, जब भी आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो आप किसका वो लोगे, प्रिंसिपल हीट का, कि हीट ऑफ डीसी सर्किट, हीट ऑफ डीसी इक्वल टू हीट ऑफ एसी। तो जो करंट आएगा डीसी में वो क्या हो जाएगा, आरएमएस करंट ऑफ एसी। अगर वही मुझे एवरेज निकालना है तो मैं किसका कंसेप्ट लूंगा, चार्ज का। अब इससे ऊपर अलग चीज देखते हैं, अब मैं सिखाता हूं आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए यही चीजें। तो पहले मैं फोकस करता हूं आरएमएस वैल्यू। देखो आरएमएस का मतलब होता है, आर का मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो अब आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने सपोज एक कहा अगर मैंने कहा घड़ी का बच्चा, तो ये बच्चा किसका है, घड़ी का। तो हम रिलेट करने के लिए उल्टा चल रहे हैं, बच्चा किसका है, घड़ी का। तो वैसे ही अब मैं क्या कह रहा हूं कि वैल्यू का स्क्वायर करना है, जो मैं हिंदी में लिख रहा हूं समझना, वैल्यू का स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है, फिर उसका स्क्वायर रूट करना है। तो रिवर्स पढ़ना है शब्दों को। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो कैसे करोगे, पहले वैल्यू का स्क्वायर करोगे, फिर उसका मीन निकालोगे, फिर उसका स्क्वायर रूट करोगे, तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, आरएमएस। तो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको जो कंपटीशन में आ चुका है कई बार। सपोज ये 2 है, ये -2 है और ये भी 2 ही है, ठीक है ना। ये टाइम है 1 2 3। अब उसने कह दिया आई है, कह रहा है आई आरएमएस फाइंड करो। अगर आप
ये कंसेप्ट नहीं जानते जो अब मैंने बताया, तो अब आप इसका आईआरएमएस नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो फॉर्मूला आपने पढ़ा, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा? आईआरएमएस इक्वल टू IM बाय √2। ये सिर्फ और सिर्फ साइनोसॉइडल के लिए वैलिड है, ठीक है ना? तो उसके लिए तो वैलिड होगा नहीं, क्योंकि वो साइनोसॉइडल फंक्शन है नहीं। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है, जो मैंने बताया उसे ही पढ़ना है। पहले वैल्यू का स्क्वायर करना है। वैल्यूज है क्या क्या? पहले वैल्यूज है 0 से लेके 1 तक। वैल्यू कितनी है? 2 कॉन्स्टेंटली। फिर 1 to 2 कितनी वैल्यू है? -2। फिर 2 to 3 कितनी वैल्यू है? 2। तो आपको वैल्यूज मिली 2, -2 एंड 2। ठीक, अब आपको क्या करना है? वैल्यूज का स्क्वायर करना है। वैल्यूज का स्क्वायर करना है, कर दिया। फिर क्या करना है? इनका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कर दिया। 2 दूनी 4 दूनी 4 4 4 3 12/3 दैट इज 4। अब जो आएगा उसका क्या करना है? स्क्वायर रूट, दैट इज 2। आंसर अगर एम्पियर में तो एम्पियर और किसी और में तो किसी और में। तो समझे हमने कैसे निकाला आरएमएस? इस तरीके से। अब मैं ये तो आपने न्यूमेरिकली निकाल दिया क्योंकि आपको दिख रखा था, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखे थे? इनकी वैल्यूज दे रखे थे, मैग्नीट्यूड दे रखा था। अब आपके पास जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है उसमें ये वैल्यूज नहीं देते। अब आपको फंक्शन के टर्म में निकालना होता है आरएमएस वैल्यू। तो देखते हैं फंक्शन के टर्म में आरएमएस वैल्यू कैसे निकलता है। तो देखो, सपोज यही सिग्नल ले लिया हमने, IM माइनस IM और यहां तक T है, ठीक है ना? पूरा इंटरवल मतलब सॉरी ठीक है, IM ठीक है ना? और ये हो गया I। नाउ मेरे को निकालना है IRMS। कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट क्या कहता है कि वैल्यू का स्क्वायर करना है, फिर मीन निकालना है और फिर रूट करना है। यही करना है ना? अब आप एक चीज समझो, अगर मैं यही कंसेप्ट लेता हूं तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि इस जो सिग्नल को दे रखा है, इस सिग्नल में मेरा टाइम पीरियड कहां तक होगा। टाइम पीरियड का मतलब है वो पॉइंट जिसके बाद सिग्नल अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट। अगर आप देखो, इसके बाद सिग्नल यहां से एग्जैक्टली ऐसा ही स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये 0, ये T/2 और ये T। इसके बाद अपने आप को सिग्नल क्या कर रहा है? रिपीट। अगर इस वाली यूनिट को, मतलब इसके बाद अगर आप कंप्लीट करते हो, इस वाली यूनिट को इसके ऊपर रखोगे तो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। यानी कि ये हमारा वो सिग्नल है जो हर बार क्या कर रहा है? रिपीट। तो देखो, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे और फिर रूट निकालेंगे। तो देखना, पहले हम वैल्यू लिखते हैं। तो ये जो फंक्शन है I, ये 2 टर्म में डिफाइन हो रहा है। आपने कंटिन्यूटी और फंक्शंस में पढ़ा होगा। IM है कब? 0 से लेके T/2 और माइनस IM है कब? T/2 से T। 2 वैल्यू है, तो हम वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो यानी कि इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। नाउ अब इनका मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा? तो 0 to T, 0 to T। अब मैंने क्या करा देखो, हालांकि हो तो डायरेक्टली भी सकता था। डायरेक्टली कैसे? ये वैल्यूज इंडिविजुअल दे रखी है, मैं ऐड करके डिवाइड बाय 2। देखो, डायरेक्टली करना है तो चलो मैं डायरेक्टली कराया। तो कैसे करना है? वैल्यूज का स्क्वायर करना है, कर रखा है। इनका मीन निकालना है, निकाल दिया। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर जो आएगा इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट। तो चेक कर लेते हैं क्या आएगा। ये आएगा 2IM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 गया, अंडर रूट IM का स्क्वायर दैट इज IM। तो IRMS हमें क्या मिल गया? IM के इक्वल। किसके इक्वल मिल गया? IM के इक्वल। मतलब 24 में मैक्सिमम करंट होगा, वही इसका क्या होगा? RMS। तो याद करो लास्ट क्वेश्चन में मैंने कराया था 2 - 2 2। अब इसमें पूछ रहा था IRMS। अब देखो, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो इन रिजल्ट्स को डायरेक्टली याद भी करके चल रहा है।
समझ तो रही है, याद भी करके चल रहा है। याद करने से क्या फायदा होगा, उसे याद है पल्स सिग्नल है, इसको नाम दे दो पल्स सिग्नल। क्या कहते हैं, पल्स या सिंपली एसी पल्स सिग्नल। एसी क्यों कहा, क्योंकि ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है। इस एसी पल्स सिग्नल में IRMS किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट क्या है 2। तो बच्चा जो भी कंपटीशन में बैठा है डायरेक्टली देखते ही डायरेक्ट बता देगा कि आंसर इसका क्या होगा 2, और वो आपसे क्या हो जाएगा, आगे पहुंच जाएगा। ठीक है क्लास। अब मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, यही RMS का। ओके बच्चा, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल। आपके पास सेमीकंडक्टर सेकंड टर्म एक टॉपिक होता है रेक्टिफायर, एक टॉपिक होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को कन्वर्ट करना डीसी में। वो दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, अगर आप इसमें एसी सिग्नल डालोगे तो ये सिर्फ आधी वेव को रेक्टिफाई करेगा, और फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, पूरी वेव को रेक्टिफाई करेगा। अब रेक्टिफाई का मतलब मैंने कहा डीसी में कन्वर्ट करना। अब आप कहोगे ये तो डीसी लग नहीं रहा, लेकिन ये डीसी है। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था डीसी वो होता है जो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता है। पोलैरिटी का मतलब प्लस से माइनस। अब ये पॉजिटिव हाफ में ही तो है, नेगेटिव हाफ में तो जा ही नहीं रहा। आप कह सकते हो कि ये डीसी अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग ना कह सके वेरिएशन कह सकते हो कि ये डीसी में क्या है, वेरिएशन है। आप कह सकते हो डीसी क्या है, पल्स की फॉर्म में है। लेकिन आप इसे एसी नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा। तो जब सेकंड टर्म आएगा तब हम आपको ये बताएंगे रेक्टिफायर के बारे में, तब ये चीजें क्लियर होगी। फिलहाल आपके पास क्वेश्चन ये है कि इसका क्या निकालो, आरएमएस वैल्यू निकालो। तो मैंने क्या कहा, वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, फिर वैल्यू का मीन निकालेंगे, फिर वैल्यू का अंडर रूट करेंगे। हर बार यही चीज करेंगे। आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। अगर ये देखा जाए तो इसका टाइम इंटरवल टी तक है। तो अगर देखा जाए ये फंक्शन आई दो पार्ट्स में लाई कर रहा है। एक पार्ट्स में Im sin ओमेगा टी लाई कर रहा है, और वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके t/2। और एक पार्ट में 0 है, वो कहां से कहां तक है, t/2 से लेके t। समझ आया क्या लिखा मैंने, 0 to t/2 ये वाला फंक्शन है। अब कई बच्चे लिख देते हैं इसे Im तो लिख नहीं सकते, क्योंकि Im इसकी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये ग्राफ किससे मैच कर रहा है, साइन से। तो हमने क्या लिख दिया, साइन का फंक्शन। और t/2 से 2, इसकी t/2 से t कोई वैल्यू लाई नहीं करता, इसलिए इसे हमने क्या लिख दिया, 0। अब हमने कहा वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, मतलब इस वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी। अब याद रखना इनका स्क्वायर थोड़ा ना करना है, ये तो मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो दो चीजें आ गई, एक तो आ गया Im स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और एक आ गया 0। और 0 को लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा ये आ गया फंक्शन। स्क्वायर करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, मीन। अब मीन निकालो। आपको पता है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका मीन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से कैसे, मीन कैसे निकलेगा, तो इंटीग्रेशन मतलब समेशन 0 टू। अब देखो यहां पे कई बच्चे गलती कर देंगे बच्चों, आप इसे समझने की कोशिश करो। अब कई बच्चे यहां पे जरूर गलती करेंगे। क्या गलती, कि यहां पे t/2 और यहां पे t कैसे आया। देखो जब कंफ्यूजन वही होता है जहां दो चीजें हो और दोनों चीजें एक दूसरे की जैसी हो, फिर गलती होती है। 90% जब हम भी आपके बराबर थे तो कभी कभी हम भी यहाँ t/2 रख देते थे, तो यहाँ t, और हमें समझ नहीं आता था। लेकिन अब आप समझना कैसे करना है। आप एक चीज देखो, मैं सम कर रहा हूं, इंटीग्रेशन होता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैं कहां तक की ऑब्जर्वेशन लेके चल रहा था, t तक की, इसलिए मैंने t लिखा। अब मैंने t/2 ऊपर क्यों लिया, समझो। मैं चाहता तो 0 to t लेता, 0 to t लेने के केस में मुझे दो बार स्प्लिट करना पड़ता है, एक बार 0 से t/2 और एक बार t/2 से t। t/2 से t कोई लाई करता ही नहीं है, तो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कहां लाई करता है, 0 to t/2। इसलिए मैं 0 to t/2 को लेके चलूंगा। 1/t 0 to t/2। Im स्क्वायर बाहर आ गया, अच्छा साइन का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा ना। Im स्क्वायर बाहर आ गया, अब बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब इसके बाद Im स्क्वायर बाई टी, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। याद करो क्लास, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब तक कि इसकी पावर 1 नहीं होती आप इंटीग्रेशन परफॉर्म
नहीं कर सकते। और हर बार जब भी साइन स्क्वायर थीटा देगा इंटीग्रेशन में, आप उसे लिखोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, हर बार, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अब इसके बाद im/2t, अब इंटीग्रेशन को खोल दो, 0 to t, एक बार 1 का dt, 0 to t cos 2 ओमेगा t dt। अब जो वीडियो बिना स्किप करे देख रहा है उसे पता होगा कि मैंने इसका इंटीग्रेशन पहले भी कराया था और वो कितना आया था 0, और नहीं समझ आ रहा तो आप इंटीग्रेशन खुद करके देखो 0 आएगा, वरना वीडियो पीछे जाओ और मैंने ही करा हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया था किसी भी साइन या कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कंप्लीट टाइम इंटरवल में वैल्यू क्या होती है 0, लेकिन इत्तेफाक से ये वैल्यू क्या दे रखी है t/2, तो t/2 तो 0 नहीं होगा, किसके लिए 0 होगा, t के लिए। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो im²/2t, यहां करके दिखाता हूं, 0 to t/2 1 dt, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, लिमिट 0 to t/2, एक बार अपर लिमिट t/2, एक बार लोअर लिमिट 0, तो क्या मिला t/2, तो पहले वाले का आंसर आया t/2। अब इसका करना है, तो देखो कैसे करेंगे, तो आपको दे रखा है 0 to t/2 cos 2 ओमेगा t dt। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, लिमिट 0 to t/2, 1/2 ओमेगा बाहर रखा, sin 2 ओमेगा t 0 to t/2, 1/2 ओमेगा बाहर रखा, अपर लिमिट sin 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाय t, अपर लिमिट t/2 माइनस sin 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाय t और लोअर लिमिट 0। अब देखो 0 मल्टीप्लाई को 0 और sin 0 कितना होता है 0। अब यहाँ आ जाओ, t से t जाएगा, 2 से 2 जाएगा, तो क्या बचेगा sin 2 पाई, और आपको पता होना चाहिए sin n पाई किसके इक्वल होता है 0, तो यानी कि पूरी वैल्यू ओवरऑल किसके इक्वल आ जाएगी 0। तो इत्तेफाक से बाय कोइंसिडेंस ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई 0, ठीक है, तो यहाँ आ गया 0। अब im² t से t कट गया बाय 4, im²/4, ये आ गया इस मीन वैल्यू, क्या आ गया मीन। तो देखो पहले वैल्यू का स्क्वायर करना है, फिर वैल्यू का मीन करना है, फिर उस वैल्यू का स्क्वायर रूट कर देना है, यानी कि अब अगर इसका IRMS करना है तो जो भी वैल्यू आ रखी है आपको इसका स्क्वायर रूट कर देना है, तो im² का im और 2 का 2, तो इसका IRMS आ गया im/2। तो आपने देखा क्लास, आप किसी भी फंक्शन का कर सकते हो RMS वैल्यू, कैसे, बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि वैल्यू का पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्लास इसके बाद मैं आपको एवरेज वैल्यू सिखाऊंगा और कि कैसे एवरेज वैल्यू इन्हीं फंक्शन के निकालना है। फिर उसके बाद आप किसी भी रैंडम सिग्नल के, कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, तो उसका RMS एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आप यकीन मानो तो कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो क्लास अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।